गैमेट स्टडी सेंटर आप सभी प्रतियोगियों का एक बार पुनः स्वागत करता है। हम लोग यूपी पीजीटी में इतिहास विषय में आए हुए प्रश्नों पर परिचर्चा प्रारंभ किए हुए हैं। आज हम लोग वर्ष 2021 में आए हुए प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। परिचर्चा प्रारंभ करने से पहले आप सभी प्रतियोगियों से निवेदन है कि गैमेट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर क्लास में बने रहिए और क्लास के बाद आपको निश्चित तौर पर नई चीज़ें मिलेंगी और आपकी पीजीटी परीक्षा में लाभदायक होंगी। तो हम लोग जो है आज वर्ष 2021 में पीजीटी में इतिहास विषय में जो प्रश्न आए हैं उसकी पहली क्लास है। परिचर्चा के लिए पहला दिन है, हम लोग प्रारंभ करते हैं। चलिए आइए। प्रश्न संख्या 1 है, वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था ना कि प्रभुसत्ता पर। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। बात हो रही है अधिराजत्व और प्रभुसत्ता। इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम लोग इन दोनों शब्दों को समझ लें। आइए, एक बात हो रही है अधिराजत्व की, किसकी? अधिराजत्व की। दूसरी बात हो रही है प्रभुसत्ता की। अधिराजत्व को अंग्रेजी में कहते हैं सुपरमेसी, और प्रभुसत्ता को अंग्रेजी में कहते हैं सोवेरेंटी। समझ रहे हैं? अब बात करनी किसकी है? सुपरमेसी और सोवेरेंटी की। सुपरमेसी क्या कहता है? सुपरमेसी के अंतर्गत क्या होता है कि एक राज्य में जो है, एक राज्य में क्या होता है, शासक सर्वोच्च होता है, सभी अधिकार एवं शक्तियां राज्य में सर्वोच्च कौन है? शासक है। सभी अधिकार एवं शक्तियां किसके लिए हैं? शासक के लिए है। सभी अधिकार एवं शक्तियां शासक के नियंत्रण में होता है। संप्रभुत्व क्या होता है? राज्य या क्षेत्र में शासक कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र व स्वायत्त होता है। एक राज्य के अंतर्गत राज्य की जो स्वतंत्रता और स्वायत्तता होती है वह संप्रभुता या प्रभुसत्ता होती है, और राजा की जो सर्वोच्चता होती है वह क्या होती है? अधिराजत्व, सुपरमेसी होती है। मतलब अधिराजत्व किसके दृष्टि से है? शासक की दृष्टि से है। शासक की दृष्टि से सर्वोच्चता की बात करता है, और प्रभुसत्ता राज्य की दृष्टि से सर्वोच्चता की बात करता है। समझ रहे हैं? और वह शासक जो कहता है कि शासक ही सर्वोच्च है, सब कुछ उस शासक के में ही निहित है, उसकी शक्ति में ही निहित है। इसको हम लोग जो है अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत से समझ सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो राजत्व सिद्धांत है वो 3 बिंदुओं पर है। राजत्व 3 बिंदुओं पर है। एक है निरंकुशता, जो अधिराजत्व को मानेगा, जो ये मानेगा कि शासक सर्वोच्च है, वो निरंकुशता में विश्वास करेगा। राज्य एवं धर्म का पृथक्करण, और तीसरा है साम्राज्यवाद।
अलाउद्दीन खिलजी के समय निरंकुशता अपने चरमोत्कर्ष पर थी। किस पर थी? अपने चरमोत्कर्ष पर थी। चरमोत्कर्ष पर थी किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय। और जो शासक निरंकुश होगा वह क्या बताएगा कि सत्ता किससे प्राप्त होती है? शक्ति से होती है। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि हमको जो है ये जो सत्ता जो है ये ईश्वर की अनुकंपा से नहीं मिली है, ईश्वर की अनुकंपा से नहीं मिली है, ये जनता की कृपा से नहीं मिली है, ये उलेमा, अमीर एवं सामंत के सहयोग से नहीं मिली है। अर्थात सत्ता किससे मिली है? शक्ति से मिली है। किसकी शक्ति से मिली है? शासक की शक्ति से मिली है। शासक क्या है? सर्वोच्च है। समझ रहे हैं? और अलाउद्दीन खिलजी ने जितने सुधार किए उन सभी सुधारों में उसने बीच के मध्यस्थ वर्गों को खत्म करके अपनी सर्वोच्चता को कायम किया। जैसे आप देखिए उसने क्या किया? सेना में सुधार किया। सेना में क्या सुधार किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? सेना के लिए केंद्रीकरण कर दिया, एक केंद्रीय विभाग बनाया। अब केंद्रीय विभाग के माध्यम से जब सेना की नियुक्ति होने लगी, वेतन दिया जाने लगा, तब क्या हुआ? जो इक्तादार थे इनकी शक्ति समाप्त हुई। और जब नगद वेतन दिया गया तो उनको इक्ता देना भी बंद हो जाएगा, जागीर देना भी बंद हो जाएगा। उनको जागीर देना भी उसने बंद कर दिया। सैन्य सुधार के माध्यम से अपने को सर्वोच्च किया। लगान व्यवस्था में सुधार करके उसने क्या किया? बिचौलियों को खत्म कर दिया। बाजार व्यवस्था में सुधार करके उसने क्या किया? साहूकारों को, किसानों को, शिल्पकारों को, दस्तकारों को, इन सब पर नियंत्रण किया। इसका मतलब वह अधिराजत्व में विश्वास करता था। धर्म एवं राज्य का पृथक्करण किया। उसने कहा कि जो राज्य के मामले हो धर्म के मामले से अलग हैं। अगर कोई निर्णय हमें लेना है तो मैं पहले ये देखूंगा कि राज्य हित में क्या है, और राज्य हित में निर्णय कौन लेगा? शासक लेगा। इसलिए शासक क्या है? सर्वोच्च है। तो यह भी बताता है कि अधिराजत्व में विश्वास करता था। तीसरा, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवादी होगा जो सर्वोच्च शासक होगा, उसमें सभी शक्तियां, सभी अधिकार आएंगे। तो वो क्या करेगा? वो जो है विजय करेगा, अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ाएगा। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजय की इच्छा प्रकट की और सिकंदर उस्सानी की उपाधि ली। किसकी उपाधि ली थी? सिकंदर उस्सानी की उपाधि ली थी। उसने उत्तर भारत को विजित कर लिया, दक्षिण भारत को अपने नियंत्रण में रखा। तो इन सब से प्रमाणित होता है कि अलाउद्दीन खिलजी किसमें विश्वास करता था? अधिराजत्व में। मतलब किसमें? सुपरमेसी में। अब आइए अब विकल्पों को समझा जाए। अधिराजत्व में विश्वास करता था, ना कि प्रभुसत्ता में। इसलिए इसमें ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी इसमें सही है। आइए इसको देख लेते हैं ना, देखा जाए ताकि और क्लियरिटी बढ़े। अलाउद्दीन खिलजी अधिराजत्व, सुपरमेसी में विश्वास करता था। अधिराजत्व से तात्पर्य है किसी राज्य या क्षेत्र का सर्वोच्च शासक होना। शासक की सर्वोच्चता की बात है, जिसके पास सभी प्रकार के अधिकार एवं सत्ताएं हो। और संप्रभुता क्या है? राज्य या सरकार के भीतर सर्वोच्च एवं अंतिम शक्ति को दर्शाती है, जबकि अधिराजत्व किसी स्वामी या मालिक की स्थिति को दर्शाती है ना। पुरुषोत्तर राज्य की स्थिति को दर्शाती है, अधिराजत्व शासक की स्थिति को दर्शाता है। पुरुषोत्तर राज्य को अपने क्षेत्र के भीतर स्वतंत्र और स्वायत्त रूप से कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है, जबकि अधिराजत्व किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी क्षेत्र या संपत्ति पर नियंत्रण की बात करता है। समझ गए? अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत में उसके अधिराजत्व को देखा जा सकता है। उसके राजत्व सिद्धांत जो है 3 विषयों पर आधारित था।
पहला था निरंकुशता, दूसरा था धर्म और राज्य का पृथक्करण, और तीसरा क्या था? साम्राज्यवाद। अलाउद्दीन खिलजी के अनुसार सत्ता का स्रोत क्या है? शक्ति। सत्ता का स्रोत शक्ति में निहित है। शासक ना तो ईश्वर की अनुकंपा से गद्दी पर बैठता है, क्योंकि सुल्तानों ने अपने को किससे जोड़ा? अर्धदैवी स्वरूप बताया, ईश्वर का प्रतिनिधि बताया। यह सब अलाउद्दीन खिलजी नहीं मानता है। और ना जनता की इच्छा से, रजिया को जनता ने बुलाया शासन करने के लिए, ना उलेमा अथवा सामंतों के सहयोग से वह शक्ति से सत्ता पर अधिकार प्राप्त करता है। जब तक शक्ति रहती है तब तक उसकी सत्ता रहती है। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी सभी प्रकार के अधिकार एवं सत्ता अपने में निहित करता है। उसका शासनकाल निरंकुश शासन का चरमोत्कर्ष था। समझ गए? अलाउद्दीन खिलजी ने सुधारों को के द्वारा अपने को सर्वोच्च किया। सेना में केंद्रीय नियंत्रण में लेकर के अमीरों को निशक्त किया। लगान सुधारों द्वारा मध्यस्थों को समाप्त किया। बाजार नियंत्रण व्यवस्था द्वारा मुनाफाखोरी, अनाजों की कीमत निर्धारण करके किसानों के सामानों को मूल्य निर्धारित करके दस्तकारों, शिल्पकारों को नियंत्रित किया। बात हुई थी नहीं? जो सुधार भी किए थे वो शासक की सर्वोच्चता के लिए किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने यामीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनीन, यामीन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनीन अर्थात खलीफा का दाहिना हाथ की उपाधि ली, जो औपचारिकता मात्र थी। अलाउद्दीन खिलजी का कहना था, मैं नहीं जानता कि शरअ के अनुसार क्या उचित है या अनुचित। मैं राज्य के लिए जो कुछ भी आवश्यक समझता हूँ उसको आदेश देता हूँ। समझ गए? अर्थात राजनीतिक निर्णयों में राज्य के हित को प्राथमिकता दी जाएगी। उसने राज्य के पद को शरीयत या धार्मिक कानून से के नियंत्रण से मुक्त करके सर्वोपरि बनाया और राजत्व की अपनी मर्यादा को सभी कानूनों और सिद्धांतों से श्रेष्ठ बना दिया। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्यवादी था। उसके अनुसार राज्य को अपना विस्तार एवं साधनों में वृद्धि करनी चाहिए। उसके लिए उसने विश्व विजय की योजना बनाई तथा सिकंदर उस शानी की उपाधि धारण की। उसने उत्तर भारत पर आधिपत्य स्थापित किया तथा दक्षिण भारत को अपने नियंत्रण में रखा। अब मुझे लगता है आप लोग जो है अधिराजत्व और प्रभुसत्ता, सुपरमेसी और सोवरेंटी में अंतर को समझ गए होंगे और इस उत्तर में अलाउद्दीन सही है उसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज, बी गोविंदचंद, सी हरिराज, डी जयचंद। बात क्या हो रही है? राय पिथौरागढ़। तो आइए इसको समझा जाए। देखिए दिल्ली में जहां मेहरौली है, मेहरौली परिचित होंगे, यहीं पर कुतुब मीनार है। इसी के आसपास में जो है दिल्ली का पहला जो किला बना था, लाल कोट का दुर्ग या लाल कोट का किला, इसको बनाया था तोमर शासक थे अनंगपाल ने। क्या नाम था? तोमर शासक अनंगपाल ने इसको बनवाया था और इसी का विस्तार करके नया किला बनाया, राय पिथौरा का किला। राय पिथौरा का किला या दुर्ग ये किसने बनवाया? चाहमान वंश के शासक थे पृथ्वीराज तृतीय। समझ में आया? आज जहां मेहरौली है उसी के आसपास में लालकोट का दुर्ग बनाया था अनंगपाल ने, उसी का विस्तार करके नया दुर्ग बनाया
जिसका नाम रखा गया राय पिथौरा का किला। इसको किसने बनवाया था? चाहमान शासक, चौहान शासक या चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने। पृथ्वीराज तृतीय द्वारा राय पिथौरा का किला बनाए जाने के कारण, का दुर्ग बनाए जाने के कारण इनकी उपाधि हो गई राय पिथौरा। अब समझ में आया? पूछ रहा है राय पिथौरा के नाम से कौन राजपूत शासक प्रसिद्ध है? यह है पृथ्वीराज तृतीय, विकल्प में पृथ्वीराज है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। आगे चलें। देखिए, दिल्ली के सर्वाधिक प्राचीन किले लाल कोट का निर्माण तोमर शासक अनंगपाल ने 11वीं शताब्दी के मध्य में करवाया। पृथ्वीराज तृतीय जो 1177 से 1192 ईस्वी ने 1180 से 1186 के बीच, 1180 ईस्वी से 1186 ईस्वी के बीच लाल कोट का विस्तार उसके आसपास के विशाल प्राचीरें बनाकर किया। इसे किला राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। यही दिल्ली के 7 नगरों में पहला नगर था। समझ गए? राय पिथौरा के किले का निर्माण करने के कारण पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा की उपाधि से भी जाना जाता है। अब पृथ्वीराज तृतीय के बारे में कुछ और चीजें जो परीक्षा उपयोगी है उसको यहीं पर अभी जान लिया जाता है। पृथ्वीराज गद्दी पर बैठते समय अल्पवयस्क थे। अल्पवयस्क थे तो उनकी संरक्षिका बनी उनकी मां कर्पूरी देवी ने योग्य मंत्री कैम्बस के सहयोग से कुछ समय तक संरक्षिका के रूप में शासन का संचालन किया। पृथ्वीराज की गढ़वाल शासक थे जयचंद्र से शत्रुता थी, क्योंकि दोनों दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे। समझ रहे हैं? और पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण किया था, इसलिए भी उनमें शत्रुता थी। पृथ्वीराज ने चंदेल शासक परमर्द देव को 1182 ईस्वी में पराजित करके महोबा पर अधिकार कर लिया। ये देखिए, यही जो युद्ध था जो महोबा पर अधिकार के लिए परमर्द देव से, इसी युद्ध में परमर्द देव के सेनानायक आल्हा उदल ने वीरगति प्राप्त की। आल्हा उदल, आल्लखंड, इन सब में इनकी वीरता की कहानियां हम लोग सुनते हैं। उसके बाद इनका मुकाबला होता है मोहम्मद गोरी से। मोहम्मद गोरी पंजाब को जीतते हुए आगे भटिंडा की ओर बढ़ता है, तो भटिंडा दुर्ग पर कब्जा करने के लिए मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय से संघर्ष होता है। भटिंडा दुर्ग अधिकार के लिए पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध होता है। कब हुआ तराइन प्रथम युद्ध? 1191 में। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, चंदावर का युद्ध, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। तराइन का प्रथम युद्ध होता है, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित होता है। फिर 1 साल में उसने तैयारी करता है। फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है। ये महत्वपूर्ण बातें थी। और यह उसके दरबार में बागेश्वर, जनार्दन, विद्यापति, आशाधर, विश्वरूप और पृथ्वी भट्ट जैसे विद्वान रहते थे। उसी के समय में चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रबरदाई ने। जयानक ने लिखा था पृथ्वीराज विजय की रचना की। ये परीक्षा में पूछा जाता है पृथ्वीराज विजय किसने लिखा, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, यहाँ से आपको मिल जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। गांधी इरविन समझौते के बाद निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना घटित हुई? ऑप्शन ए है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी है लाहौर कॉन्फ्रेंस, डी है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। अब आप समझिए, 1930 में शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इसको समाप्त करवाने के लिए 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। समझ रहे हैं? गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते में
कई अन्य महत्वपूर्ण शर्तों के साथ में यह भी था कि गांधी जी है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय जो लंदन में चल रहा था गोलमेज सम्मेलन, उसमें सम्मिलित होंगे। उस गोलमेज सम्मेलन में भारत के राजनीतिक भविष्य के विषय में समानता के स्तर पर बात होगी। समानता के स्तर पर मतलब एक इंग्लैंड ब्रिटेन का शासक किससे बात करेगा? गांधी जी से बात करेगा, कांग्रेस पार्टी के एक नेतृत्वकर्ता से बात करेगा। हाँ, तब निर्णय होगा कि आगे क्या किया जाएगा। तो इसमें है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। अब आइए इसको देखिए कहाँ कहाँ से और आप पढ़ सकते हैं। 5 मार्च 1931 के गांधी इरविन समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चला था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। कैसे गांधी गए, गांधी की शर्तें क्या थी, इरविन की शर्तें क्या थी, हाँ, उसका परिणाम क्या हुआ, लौटने के बाद गांधी जी ने क्या कहा, इन सब को आपको बेहतर तरीके से समझना है तो गैमेट स्टडी सेंटर का के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट है पीजीटी, इसका वर्ष 2004 में जाइए, चौथी क्लास में जो डिस्कशन किया गया है उसके प्रश्न नंबर 96 में जाइए। आपको गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन, इन सब के बारे में बेहतरीन जानकारी प्राप्त होगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 4, किस मुगल शासक द्वारा सती के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया है? ऑप्शन ए है औरंगजेब, बी है अकबर, सी है शाहजहां, डी है जहांगीर। देखिए इसमें जो है औरंगजेब द्वारा भी किया गया है, अकबर भी द्वारा किया गया है। अब प्रश्न है कि हम कौन सा विकल्प मारे, तो आइए इसको समझते हैं। अकबर ने जो है 1582 में सती प्रथा का निषेध किया और एक कहा कि जो है बलपूर्वक या बिना इच्छा के किसी महिला को जलाया ना जाए। इसके लिए अकबर ने फरमान जारी किया। ये बात होगी अकबर की। अब आइए औरंगजेब के समय क्या हुआ। औरंगजेब के समय 1663 ईस्वी में उसने जो है अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि किसी भी महिला को जलाया ना जाए, मतलब सती प्रथा का निषेध है। अकबर के समय क्या है, अगर स्वेच्छा से सती होना चाहती है, अपनी इच्छा से, बिना किसी बल के प्रयोग से कोई महिला सती होना चाहती तो उस पर प्रतिबंध नहीं था। लेकिन औरंगजेब के समय में पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया था। इसलिए इस प्रश्न में अगर पूछता है सती प्रथा के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया तो औरंगजेब ऑप्शन ए उत्तर लगेगा। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछा जाता पहली बार किसने सती प्रथा को निषेध किया तो अकबर लगता, नो डाउट। समझ रहे हैं? तो इसको आप समझ रहे हैं, इसको देख भी लेते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने 1582 में सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया और उसके जबरदस्ती से विधवाओं को सती होने से रोकने के लिए फरमान जारी किया। औरंगजेब ने 1663 में एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि अधिकारियों को किसी भी महिला को जलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, चाहे वह कितनी भी बड़ी बात हो। इस तरह से अकबर ने सती प्रथा को सीमित, समझ रहे हैं, करने का प्रयास किया, जबकि औरंगजेब ने इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। इसके बावजूद अकबर हुए, चाहे बाद में राजौरी में जहांगीर द्वारा लगाया गया, औरंगजेब
पूर्णतः सफल नहीं हुए। पूर्णतः सफलता हमको लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय मिलती है, जब 1829 में नियम 17 के द्वारा जो है सती प्रथा निषेध कानून लागू किया जाता है। चलिए आगे चलें। प्रश्न संख्या है 5, दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट किस वर्ष लागू किया गया है? ऑप्शन ए है 1878 ईस्वी में, बी है 1879 ईस्वी में, सी है 1880 ईस्वी में, डी है 1881 ईस्वी में। दक्कन विद्रोह सुना होगा। ये हुआ था 1875 ईस्वी में। दक्कन विद्रोह क्या है कि जो किसान थे, चाहे पुणे हो गए, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं हम लोग, महाराष्ट्र के पुणे हो गए, अहमदाबाद हो गए, यहाँ सब के जो किसान हैं ये लोग कर्ज लेते थे। किससे लेते थे? महाजनों से, साहूकारों से। गुजराती, मारवाड़ी, इन सब से क्या करते थे? लोग ऋण लेते थे, कर्ज लेते थे इन साहूकारों से। हुआ क्या कि 1860 के दशक में अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो गया। कपास की मांग बढ़ी, फलतः उसके मूल्य बढ़े। जब जो है गृह युद्ध समाप्त हो गया तो कपास की मांग कम हो गई, मूल्य कम हो गया। और उसी समय हुआ क्या कि लगान की दर को 50% बढ़ा दिया गया। अब उधर जो है कपास के मूल्य नहीं मिल रहे हैं, इधर इसको बढ़ा दिया गया। फलतः किसान जाएंगे किसके पास? महाजनों के पास, साहूकारों के पास जाएंगे। किसके लिए? कर्ज के लिए। इससे किसानों पर कर्ज बढ़ा। अब जब किसान कर्ज नहीं दे पाते थे तो साहूकार न्यायालय जाते थे। इसी तरह से एक साहूकार कालूराम ने एक किसान के डिक्री प्राप्त कर ली और डिक्री प्राप्त करके उसके घर, उसकी संपत्ति पर कब्जा करने के लिए गया। इससे हुआ क्या कि लोगों ने क्या किया? आंदोलन शुरू कर दिया। और इन लोगों ने क्या किया? साहूकारों और महाजनों का सामाजिक बहिष्कार शुरू कर दिया। सामाजिक बहिष्कार शुरू कर दिया। उसमें सम्मिलित थे किसान और बुलोटीदार। किसान तो आप जानते हैं, बुलोटीदार होते हैं जो सेवा का कार्य करते हैं। नाई हो गए, धोबी हो गए, कुम्हार हो गए। इन लोगों ने इनके घरों में जाना, इनका काम करना बंद कर दिया। इससे जो है विद्रोह है महाराष्ट्र के बहुत से जिलों में फैल गया। इसमें जो है बाद में जो है जस्टिस रानाडे, महागोविंद रानाडे पुनः सार्वजनिक सभा के माध्यम से किसानों के पक्ष में आंदोलन खड़ा किए। फलतः जो है एक आयोग बना, दक्कन उपद्रव आयोग बना। उस आयोग की सिफारिश पर बना क्या? दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट बना। समझ रहे हैं? और वह जो है 1879 ऑप्शन बी में लागू किया गया। उसके माध्यम से जो है साहूकारों पर, महाजनों पर नियंत्रण स्थापित किया गया, दरें कम की गई। उत्तर आपको मिल गया। आइए इसको समझते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। दक्कन विद्रोह 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे, अहमदाबाद जिलों में अन्य रैयतवाड़ी इलाकों की भांति ज़्यादातर किसान कर्ज अदायगी को लेकर बाहर से आए हुए गुजराती और मारवाड़ी महाजनों के चंगुल में फंसे हुए थे। 1860 के दशक में अमेरिकी गृह युद्ध के कारण कपास के निर्यात में बढ़ोतरी हुई, जिससे उनकी कीमतें बढ़ी। परंतु 1864 में गृह युद्ध समाप्त होने के कारण कीमतों में भारी गिरावट आ गई। 1867 ईस्वी में सरकार ने लगान की दर में 50% की वृद्धि कर दी। लगातार फसलें खराब होने से किसानों की कमर टूट गई। महाजनों ने इन परिस्थितियों का फायदा उठाकर अधिकतम ब्याज वसूल किए। कालूराम नामक एक महाजन ने
सिरूर तालुका के करवाड़ गांव में कर्जदार किसान थे बाबा साहिब देशमुख के घर की नीलामी की डिक्री प्राप्त करके कब्जा करने का प्रयास किया। इसके जवाब में किसानों व बुलोटीदार में कौन आता है, नाई, धोबी, बढ़ई, लुहार, मोची ने महाजनों का सामाजिक बहिष्कार किया, उनके घरों में जाकर काम करने से मना किया। इससे क्या हुआ, पूना, अहमदनगर, शोलापुर, सतारा जिले के गांव में भी ये फैल गया मामला और भीगथरी तालुका के सूपा इलाके में किसानों ने इकरारनामे जला दिए। इसके बावजूद भी उपद्रव में हिंसक वारदातें बहुत कम हुई। फिर 1873 से 77 में न्यायमूर्ति रानाडे, महागोविंद रानाडे के नेतृत्व में पूना सार्वजनिक सभा ने इस विरोध का समर्थन किया और भू राजस्व अधिनियम 1867 के विरुद्ध पूना और बंबई में किसानों का समर्थन आंदोलन किया। फलतः दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के सुझाव पर दक्कन कृषक राहत अधिनियम, क्या, दक्कन कृषक राहत अधिनियम, द दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट 1879 लागू किया गया। इस एक्ट द्वारा किसानों को महाजनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया। समझ में आया, क्लियरिटी आई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर है 6। 1838 में हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम था। ऑप्शन ए है क्योंकि इस अधिवेशन में सभी भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को भविष्य के भारत के प्रधानमंत्री चुना गया, क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया, क्योंकि लोगों ने विदेशी सामानों और मदिरा का बहिष्कार किया। ये बात कब की हो रही है, 1938 की। आइए समझते हैं। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर, हरिपुर या हरिपुरा। ये कहाँ पर है, गुजरात में है। एक कांग्रेस का 51 अधिवेशन था। इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, कौन बनाया गया, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस बनाए गए। इसी अधिवेशन में जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। किस लिए, भारत में गरीबी उन्मूलन और कृषि के विकास पर सुझाव देगी। कृषि के विकास पर सुझाव देने के लिए क्या बनाया गया, राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाया गया। और इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को, पंडित नेहरू को बनाया गया। और इसी से जो है योजना आयोग का जो विचार हमारे यहाँ बाद में आता है, ये क्या है, योजना आयोग का। आज जो है नीति आयोग चल रहा है। और इसके अलावा इस अधिवेशन में ये हुआ कि कांग्रेस जो है देशी रियासतों में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है देशी रियासतों में, तो उनका भी समर्थन करेगी। तो एक अभी तक कांग्रेस का था क्या कि देशी रियासतों में किसी भी आंदोलन, किसी मामले में जो है अपनी कोई राय नहीं व्यक्त करती थी, सम्मिलित नहीं होती थी। लेकिन इसी 1938 के अधिवेशन के बाद से यह निश्चित किया गया कि वहाँ पर जो आंदोलन चल रहे हैं देशी रियासतों में, उनको जो है सरकार कांग्रेस समर्थन देगी। अब इसका विकल्प देखिए, ये है सी वाला पाइए, क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया राष्ट्रीय योजना समिति के माध्यम से। सुभाष चंद्र बोस को इसके लिए एक वैज्ञानिक हैं, मेघनाथ साहा, नाम सुना होगा, उन्होंने प्रोत्साहित किया था। आइए और बातें इसके बारे में देखते हैं। 91वां भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन हरिपुरा गुजरात 1938, सुभाष चंद्र बोस को आम सहमति से
अध्यक्ष बनाया गया। अधिवेशन के लिए हरपुरा जो स्थान है इसका चयन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। बात हो गई है। ध्यातव्य है कि मेघनाथ साहा ने सुभाष चंद्र बोस को एक राष्ट्रीय योजना समिति गठन करने के लिए राजी किया जो देश के गरीबी उन्मूलन और कृषि के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अर्थव्यवस्था को नियोजित करने और विकसित करने में मदद कर सके। अधिवेशन में यह प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें घोषणा की गई कि कांग्रेस रियासतों के शासन का विरोध करने वालों को नैतिक समर्थन प्रदान करेगी, अर्थात भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों को स्वतंत्रता का समावेश कर लिया गया। इसी समय वंसदा राज्य के तत्कालीन महाराज थे साहब श्री इंद्र सिंह जी प्रताप सिंह सोलंकी। इसी अवसर पर 51 बैलों के रथ को सजाकर भेजे थे। कभी पूछ लिया मान लीजिए कि किस अधिवेशन में जो है 51 बैलों को रथ को सजा करके ये प्रताप सिंह सोलंकी ने भेजा था ना, तो याद रहे 38वां जो है हरिपुरा जो अधिवेशन था। आइए अगले प्रश्न संख्या है 7 है। अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन ए है देवराय प्रथम, बी है देवराय द्वितीय, सी है हरिहर द्वितीय, डी है कृष्णदेव राय। ना किसमें आया था? देखिए ये जो अब्दुल रज्जाक है, अब्दुल रज्जाक ये समरकंद का रहने वाला था। मूल निवासी कहाँ का था? समरकंद। समरकंद कहाँ है? फारस में है ना। ये फारस के शासक थे शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में कहाँ आया था? कालीकट के जमोरिन के दरबार में। सबसे पहले वहां आया था कालीकट के जमोरिन के दरबार में। इसके बाद 1443 ईस्वी में वह गए विजयनगर में। उसमें विजयनगर में शासक थे देवराय द्वितीय। तो इसका मतलब ये हुआ कि वह जो है किसके शासन में? ऑप्शन बी में दिया गया है देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर गया था और उसने जो है विजयनगर की बहुत प्रशंसा की है। वह यहाँ तक कहता है कि जितना सुंदर नगर विजयनगर है उतना सुंदर नगर संसार में न कानों से सुना गया है न आँखों से देखा गया है। यह बात करता है कौन? अब्दुल रज्जाक। इसको और बेहतर तरीके से जानना है तो आपको फिर वही करना है गैमेट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल के जो प्लेलिस्ट है पीजीटी वर्ष 2005 की जो तीसरी क्लास थी उसको क्वेश्चन नंबर 70 पर जाइए, पूरी व्याख्या आपको वहाँ मिलेगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 8, निम्न पुरास्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? कहाँ पूछ रहा है? महाराष्ट्र में। देखिए इसमें जो है जो 3 है, ऑप्शन ए नेवासा, बी इनाम गांव, सी दायमाबाद, डी कहाँ है? माहेश्वर। ये जो 3 हैं ये महाराष्ट्र के हैं। तो महाराष्ट्र में क्या है? ये ताम्रपाषाणिक स्थल हैं और ताम्रपाषाणिक स्थलों में जोरवे संस्कृति के, किसके? जोरवे संस्कृत के परिचायक हैं। और जो चौथा जो महेश्वर है जो आपका विकल्प सही है, ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? एमपी में, नर्मदा नदी के तट पर है। यहाँ अपने शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, शंकर भगवान का मंदिर है उसके लिए प्रसिद्ध है, इसलिए यह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। माहेश्वर महाराष्ट्र में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। आइए देख लेते हैं। महाराष्ट्र के ताम्रपाषाणिक स्थल हैं जोरवे, नेवासा, चंदौली, इनाम गांव, दायमाबाद, सोनगांव, नासिक। इन्हें जोरवे संस्कृति की उपमा दी जाती है। जोरवे संस्कृति के बारे में आपको बेहतर तरीके से जानना है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। पीजीटी 2005 का जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे
5वीं क्लास के क्वेश्चन नंबर 18 पर जाइए, आपकी क्लियरिटी बढ़ जाएगी। आगे, महेश्वर मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम महिष्मती है। यहाँ पर राज राजेश्वर का शिव का प्रसिद्ध मंदिर है। क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सुल्तान के काल में हुई थी? ऑप्शन है फिरोज तुगलक, बी है गैसुद्दीन तुगलक, सी है मोहम्मद तुगलक, डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले 2 बार आ चुका है। तो पूछ रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ है। हुआ क्या था कि दक्षिण में विद्रोह प्रारंभ हो गए थे। उन विद्रोहों को दबाने के लिए संगम के पुत्र थे हरिहर एवं बुक्का। कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। विद्रोह को दबाने के लिए किसने भेजा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, एवं बेटी ने भेजा था। जब ये आए हैं तो इनको जो है विद्यारण्य ने क्या किया? पुनः जो है इनको हिंदू धर्म में लाया विद्यातीर्थी के कहने पर। और इन लोगों ने जो है विद्यारण्य एवं वेदों के भाष्यकार सायण की प्रेरणा से 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। समझ रहे हैं? कहां पर की? तुंगभद्रा नदी के तट पर। हम्पी हलेबीड इसकी राजधानी है वर्तमान में। इसको जो है जाना जाता है इन नामों से। तो ये आप समझ गए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किया था 1336 ईस्वी में। इसलिए ऑप्शन सी इसमें सही है। इसको और बेहतर तरीके से आपको जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लेलिस्ट पीजीटी पर जाइए, गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब पर। वर्ष 2004 के जो 4थी क्लास थी उसके क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये घटनाएं किस तरह से हुई हैं। आगे प्रश्न संख्या 10 है, किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन कराया? ऑप्शन है कुलोतुंग प्रथम, बी है कुलोतुंग द्वितीय, सी है राजराज प्रथम, डी है राजा धीराज। देखिए, वो जो श्रीलंका में स्वर्ण और ताम्र मुद्राएं चलाए थे, ऑप्शन सी में दिए गए राजराज प्रथम हैं। इन्हीं को जो है चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक राजराज प्रथम को माना जाता है। इन्होंने जो है कई राज्यों को जीता। उसमें एक सिंघल राज्य था, सिंघल जिसे लंका कहते हैं। लंका के राजा को पराजित किया, उपाधि धारण की और सोने और तांबे के सिक्के जारी किए हैं। ऑप्शन सी सही है। आइए इसको देख लेते हैं इनके बारे में। राजराज प्रथम 985 से 1014 ईस्वी तक चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। राजराज ने अपने राज्यारोहण के 9वें वर्ष अपना सामरिक अभियान प्रारंभ किया। केरल, पांड्य, सिंघल, कलिंग, पश्चिम गंग एवं मालदीव को विजित किया। अब एक एक को समझते हैं। राजराज ने सर्वप्रथम केरल के विरुद्ध अभियान किया और राजा रवि वर्मा को पराजित कर कांडलूर साले कल मरुत की उपाधि धारण की। जब उन्होंने केरल को पराजित किया तो कौन सी उपाधि धारण की? कांडलूर साले कल मरुत की
की उपाधि धारण की। उसने पांड्य राज पर आक्रमण करके पांड्य नरेश कौन थे, अमर भुजंग को पराजित किया, उनको बंदी बना लिया और विजय के उपलक्ष्य में जयगोंड कौन सी उपाधि, जयगोंड की उपाधि ली। किसको हराने के बाद, पांड्य नरेश को हराने के बाद जयगोंड की उपाधि धारण की राजराज प्रथम ने। सिंघल श्रीलंका नरेश थे महेंद्र पंचम, जो केरल और पांड्य राजा के मित्र थे और चोलों से उनके संघर्ष में सहयोग दिया था, से क्षुब्ध होकर राजराज प्रथम ने सिंघल पर आक्रमण किया तथा सिंघल के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। उसके उपलक्ष्य में राजराज ने सिंगलांतक की उपाधि धारण की। जब सिंघल को जीता है तो क्या उपाधि धारण की, सिंगलांतक की उपाधि धारण की है। उत्तरी सिंघल राज्य का नाम बदल दिया, उत्तरी सिंघल राज्य का नाम बदल कर रखा मामुंडी चोल मंडलम। परीक्षा में पूछा गया है, मामुंडी चोल मंडलम उत्तरी सिंघल का नाम रखा किसने, राजराज प्रथम ने। और पोलोनरुआ को उसकी राजधानी बनाया। मामुंडी चोल मंडलम की राजधानी किसको बनाया, पोलोनरुआ को। और पोलोनरुआ का भी नाम बदल दिया, उसका नाम क्या रखा, जगन्नाथ मंडलम रखा। पोलोनरुआ का नाम रखा जगन्नाथ मंडलम। और राजराज ने सिंघल में मड़ाई तथा करुंगासु नामक सोने के सिक्के चलाए, सबसे ज्यादा करुंगासु नामक सिक्के चलाए ज्यादा मात्रा में, और तांबे के भी सिक्के प्रचलित किए थे। राजराज प्रथम ने एक शक्तिशाली नौसेना तैयार करके मालदीव पर आक्रमण किया। उसने कंबोडिया के शासक सूर्यसेन से मैत्री स्थापित किया। राजराज प्रथम के बारे में और चीजें जान लीजिए। भूमि की माप कराकर भू राजस्व प्रणाली को व्यवस्थित किया तथा व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहित किया। भूमि की माप किसने कराया है, राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण कराया। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर बनवाया। राजराज प्रथम ने शैलेंद्र वंशी शासक थे, श्रीमार विजयतुंग बर्मन, क्या नाम था, श्रीमार विजयतुंग बर्मन। इनके द्वारा चूड़ामणि बौद्ध विहार जो बनवाया गया था, उसमें उन्होंने अनय मंगलम नामक गांव दान में दे दिया। उन्होंने दान दिया, अनय मंगलम गांव से जो राजस्व प्राप्त होता है ये चूड़ामणि बौद्ध विहार में खर्च होगा। समझ गए, आगे चलें। जो है प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। ऋग्वेद में धनाढ़ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए गोप है, बी गोपति है, सी गविष्ठी है, डी है गोमत। धनाढ़ व्यक्ति के लिए देखिए, ऋग्वेद में गाय के लिए जो है उनका सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण पशु था। गाय को संपत्ति माना जाता था। गाय को क्या माना जाता था, संपत्ति माना जाता था। इसलिए गाय से जुड़ी हुई शब्दावलियां प्रचलित हैं। गाय का उल्लेख 176 बार ऋग्वेद में किया गया है। समझ रहे हैं, अब इसके महत्व को इससे समझ में आता है। और गविष्ठी, गविष्ठी है मतलब गाय की खोज, गाय की खोज। इसे युद्ध का पर्याय माना जाता था। समझ रहे हैं। गोधूली गा से शुरू हुई। गोधूल क्या थी, ये समय का माप है, समय की माप। इसके बाद गोमत भी वहां मिलता था। गोमत, गोमत उसे कहते थे जो धनाढ़ होता था। गोपति गा से शुरू हो रहा ना, गा से। गोपति माने राजा। तो अब प्रश्न क्या था कि धनाढ़ व्यक्ति के लिए क्या आया, गोमत। विकल्प डी में क्या है, गोमत है। क्लियर हुआ। ऑप्शन डी को टिक करना है, गोला करना है।
आइए देखते हैं। ऋग्वेद आर्यों के जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। पशुओं में गाय की सर्वाधिक महत्ता थी। गाय की गणना संपत्ति के रूप में की जाती थी। ऋग्वेद में 176 बार गाय की उल्लेख मिला है। गाय को अघन्या, न मारने योग्य, अष्टकर्णी, छेदे हुए कानों वाली या जिनके कान पर 8 निशान हो कहा जाता, अष्टकर्णी और अघन्या कहा जाता था। गविष्टि, गाय का अन्वेषण युद्ध का पर्याप्त था। इसी प्रकार गवेषण, गोसु, गत्य, गभ्य आदि सभी शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त होते थे। गवयतु, दूरी की माप के लिए। गोधूल, समय की माप के लिए। गोमत, धनाढ्य व्यक्ति के लिए, उसके पास अनेक पशु होते थे। गोपति, राजा के लिए प्रयोग होता था। क्लियर। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या है 12। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट है लखनऊ समझौता, सेकंड है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा है रॉलेट एक्ट मार्च, चौथा है गदर पार्टी की स्थापना। बताइए लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलन हुआ था ना। इसके बाद 24 तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर के सहयोग से कार्य किया। इसके बाद आइए रॉलेट एक्ट मार्च। हुआ क्या था कि एक कानून बनाया गया था जिसमें जो है व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था, उस पर जो है बिना मुकदमा चलाए ही दंड दिया जा सकता था। जो ये एक्ट आया था 1918 में, ठीक है। और इस एक्ट के विरोध में एक हिंदू मुस्लिमों ने संयुक्त मार्च किया था, समझ रहे हैं। और संयुक्त मार्च जब किया था, कब किया था? 6 अप्रैल 1919 को। और इसी मार्च में जो है सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में लोग जो है जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन एकत्रित हुए थे, जहां पर जनरल डायर ने गोलियों से उनको भून दिया। ये 6 अप्रैल की घटना है, 13 अप्रैल की है। उसके बाद है गदर पार्टी का स्थापना। गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने कहां पर की थी? दयाल ने सैन फ्रांसिस्को में की थी। अब घटनाओं का क्रम देख लेते हैं। सबसे है 4 नंबर का 1913 में। उसके बाद अप्रैल में होता है, इसके बाद लखनऊ समझौता 16 में होता है 1। उसके बाद इन दोनों में पहले 3 है, फिर 2 है। 4 1 3 2। ये देखिए विकल्प नंबर सी 4 1 3 2 सही है। क्लियर हुआ? समस्या हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रश्न नंबर है 13। रुपया रूप प्रकार के सिक्कों के निर्माण में किस धातु की अधिकता होती थी? ऑप्शन है ताम्र, बी है लोहा, सी है सीसा, डी है रजत। देखिए ये मौर्यों से संबंधित क्वेश्चन है। मौर्य काल में जो राजकीय मुद्रा थी उसको पण कहा जाता था। इसी पण को रुपया रूप भी कहा जाता था, जो रजत या चांदी की बनी होती थी, समझ रहे हैं। तो इसलिए रुपया रूप में किसकी अधिकता होती थी? रजत की। ऑप्शन डी सही है। मौर्य काल में हमको चांदी के सिक्के मिले हैं, तांबे के सिक्के मिले हैं, सोने के सिक्के नहीं मिले हैं। आइए इसको समझते हैं। मौर्यों की राजकीय मुद्रा पण थी, जिसे रुपया रूप भी कहा जाता था। मौर्यकालीन सिक्के प्रायः चांदी और तांबे के ढाले जाते थे। चांदी के सिक्के कौन कौन से थे? पण या करसापण, धरण, शतमान, याद रखिए। तांबे के सिक्के मासक, कंकड़। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य ने रजत धातु से बने सिक्कों को क्या कहा? रुपया रूप्य। सोने के सिक्कों क्या कहा? स्वर्ण रूप। तांबे के सिक्कों क्या कहा? ताम्र रूप।
ताम्र रूप, यहां रूप से तात्पर्य आकार से है। स्वर्ण सिक्के निष्क सुवर्ण कहे जाते थे। मौर्य काल में स्वर्ण सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। समझ रहे हैं? आगे चलें। प्रश्न नंबर है 14, निम्नलिखित किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता, ब्रिटिश काल में विभाजन किया था? ऑप्शन ए है H.H. विल्सन, बी है जेम्स प्रिंसेप, सी है जेम्स मिल, डी है विंसेंट मिल। दोनों मिल है, विंसेंट स्मिथ ना है। देखिए जेम्स मिल ने, जो स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, राजनीतिक दर्शन शास्त्री थे, इन्होंने एक किताब लिखा था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसी किताब में, उसी पुस्तक में जो है इन्होंने भारत के जो इतिहास को सांप्रदायिकता के आधार पर 3 खंडों में विभाजित किया था। जो प्राचीन काल था उसका नाम इन्होंने रखा हिंदू काल, जो मध्यकाल था उसको मुस्लिम, और जो आधुनिक काल था उसको रखा ब्रिटिश काल। वस्तुतः जो उनका काल विभाजन था उनकी औपनिवेशिक नीति का परिणाम था, क्योंकि इस विभाजन के माध्यम से अपने फूट डालो राज करो की नीति को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसमें ऑप्शन सी जेम्स मिल सही है। आइए देख लेते हैं। 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में एक पुस्तक लिखी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने भारत के इतिहास को प्राचीन काल को हिंदी काल, मध्यकाल को मुस्लिम काल, आधुनिक काल को ब्रिटिश काल के रूप में बांटा। यह विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था तथा औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था। इस विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग करके फूट डालो और राज करो की नीति को अमली जामा पहनाना था। आगे चलें। प्रश्न संख्या कितना है? 15 है। निम्नलिखित किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, बी है हुमायूं, सी है अकबर, डी है बाबर। एक नया धर्म चलाया था, दीन ए इलाही, इलाही व तौहीद इलाही। जिसने चलाया था उनका नाम क्या था? बादशाह अकबर था। इन्होंने ही सोने के इलाही नामक सिक्के चलाए थे। समझ रहे हैं? सोने के सिक्का था और इस सिक्के में जो है राम और सीता की मूर्ति उत्कीर्ण थी और उस पर देवनागरी लिपि में लिखा गया था सिया राम। और इन्हीं सिक्कों को राम टका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये राम टका है, राम टका है। तो उत्तर मिल गया होगा। कौन है? विकल्प सी अकबर है। अकबर ने 26 प्रकार के जो है सोने के सिक्के चलाए थे। साथ में उन्होंने तांबे और चांदी के सिक्के चलाए थे। हमारी परीक्षा के लिए ज़रूरी है कि उनके सिक्कों के बारे में हमको पता हो। आइए जल्दी से देख लेते हैं। अकबर ने 26 प्रकार के सोने के सिक्के चलाए। कुछ प्रमुख है मुहर। मुहर अकबर द्वारा चलाया गया था। अपने शासन के आरंभ में मुहर नामक सिक्का चलाया। यह मुगल काल में सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था। एक मुहर 9 रुपए के बराबर था, याद रहे। फिर शहंशाह या संसब या सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का था। शहंशाह का 1/4 आत्मा सिक्का था। उसका 1/5 बिसात सिक्का था। 1/50वां भाग चुगुल सिक्का था। इलाही यह स्वर्ण सिक्का गोलाकार था। यह इलाही सिक्का 10 रुपए के बराबर था। एक मुहर 9 रुपए के बराबर थी, लेकिन इलाही सिक्का 10 रुपए के बराबर था। इसमें एक तरफ भगवान राम हाथ में धनुष लिए हुए और माता सीता हाथ में पुष्प लिए हुए हैं, उत्कीर्ण है। देवनागरी में राम सिया लिखा हुआ। प्रश्न पूछता है राम सिया प्रकार के सिक्के किसने चलाए?
इन सिक्कों को राम टका के नाम से जाना जाता है। अकबर ने चांदी का भी सिक्का जारी किया था, एक सिक्के पर राम लिखा हुआ है। समझ में आ गया, इलाही, सिया राम और राम टका आ गया। ये चांदी का सिक्का अकबर ने चौकोर जलाली नामक सिक्का चलाया। शेरशाह द्वारा प्रचलित रुपया अकबर के समय 175 ग्रेन, जबकि औरंगजेब के समय 180 ग्रेन था। रुपया की सबसे छोटी इकाई सूकी रुपये का 20वां भाग थी, वहीं उसका 16वां भाग काला थी। तांबे का सिक्का दाम अधेला मतलब आधा दाम, पावला चौथाई दाम और दमड़ी दाम का 8वां भाग तांबे के प्रचलित सिक्के थे। जनसाधारण विनिमय का माध्यम रुपया नहीं तांबे का सिक्का था। तांबे का सबसे छोटा सिक्का जीतल था। अकबर के समय एक जीतल का दाम 25 जीतल के समय एक दाम जो है 25 जीतल के बराबर था। अकबर के समय एक दाम कितने के बराबर था? 25 जीतल के बराबर था। इसका प्रयोग केवल हिसाब किताब में हुआ है। बहुत ही छोटी छोटी भुगतान की प्रक्रिया में कौड़ियों का प्रयोग हुआ, जो समुद्र से प्राप्त होती थी या मालदीव से लाई जाती थी। अकबर के समय में सोना, चांदी और तांबे के सिक्के आपने देखे। आगे चलते हैं, आइए प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। श्रीमद् भागवत महाभारत के किस पर्व का अंश है? श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? ऑप्शन ए द्रोण पर्व, बी भीष्म पर्व, सी अनुशासन पर्व, डी शांति पर्व। तो महाभारत में जो है कितने पर्व हैं? सब 18 पर्व हैं। उसमें से जो भीष्म पर्व है उसी में जो है श्रीमद् भागवत गीता है। समझ रहे हैं, उसी का अंश है। हुआ क्या था, जब महाभारत के युद्ध शुरू हुआ, श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। अर्जुन ने सामने देखा भीष्म हैं, द्रोण हैं, उनके गुरु हैं, मतलब उनके सगे संबंधी सभी युद्ध में उनके विरुद्ध थे। उनको मारना था, उनकी हत्या करना था, उनको जीतना था। तब जो है उनको इस मोह माया के बंधन से मुक्त करने के लिए श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, जो है महाभारत के भीष्म पर्व में है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। समझ रहे हैं, आइए देख लेते हैं। महाभारत में 18 पर्व है। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। महाभारत के 18 पर्व निम्नलिखित है, देख लीजिए। आदि पर्व, सभा पर्व, अरण्यक पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सैप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेघ पर्व, आश्रयवासिका पर्व, मौसूल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण अंतिम पर्व है स्वर्गारोहण पर्व। समझ गए, आगे चलें। चलिए, क्वेश्चन नंबर कितना है? 17 है। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? नंबर 1 ए है विकल्प में डिरोजियो ने, बी है देवेंद्रनाथ टैगोर ने, सी है डंकन, डी है डेविड हैरिस से। तो 1828 में एक जो है तरुण थे बंगाल में, जो हिंदू कॉलेज थे उसमें शिक्षक थे, एंग्लो इंडियन थे, हेनरी विवियन डिरोजियो। इन्होंने जो है यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया था, इसलिए ऑप्शन ए इसमें सही है। आइए देख लेते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हिंदू कॉलेज के एंग्लो इंडियन शिक्षक थे हेनरी विवियन डिरोजियो। इनका जीवन समझिए 1809 से 31। 1828 में स्थापित इस आंदोलन का उद्देश्य था प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचार से रैयतों की सुरक्षा। समझिए उस समय कितनी अच्छी बातें थी। सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति हो, आवाज उठाना था। हेनरी डिरोजियो जो थे फ्रांसीसी क्रांति से अत्यधिक प्रभावित थे, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करती थी। उन्होंने अपने अनुयायियों एवं शिष्यों को स्वतंत्र विवेक से सोचने
मुक्ति, समानता तथा समानता से प्रेम करने एवं सत्य की पूजा करने का पाठ पढ़ाया। डेरोजियोवादियों ने पुरानी पतनशील नीतियों एवं परंपराओं पर प्रहार किया। हिंदू समाज और धर्म के समूचे ढांचे को पर प्रश्न चिन्ह लगाया। डेरोजियो ने क्या किया, एक और प्रश्न ने एकेडमिक एसोसिएशन का स्थापना की, सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना की। डेरोजियो ने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा एवं डिबेटिंग क्लब की भी स्थापना की। ये सब याद रखिए। ईस्ट इंडिया नामक दैनिक का संपादन किया डेरोजियो ने, ईस्ट इंडिया। इस आंदोलन का प्रभाव बंगाल के बाहर भी पड़ा और महाराष्ट्र में इसी तर्ज पर 1834 में क्या खुला, एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना हुई, जहां के विद्यार्थियों ने यंग बंगाल के तर्ज पर के आधार पर यंग बॉम्बे आंदोलन चलाया। तत्कालीन कट्टर हिंदुओं ने डेरोजियो का प्रबल विरोध किया। उनके मूलगामी विचारों के कारण उन्हें 1831 में हिंदू कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया। इनके कुछ दिनों बाद उनकी हैजे से कालरा हो गया था, उससे इनकी डेथ हो गई। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। इसको इम्पोर्टेंट में डालिए और समझिए इसको, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। आइए प्रश्न नंबर कितना है, 18 है। जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था, ए मगध क्षेत्र से, बी पूर्वी क्षेत्र से, सी उत्तरी भारत से, डी दक्षिणी भारत में। आइए इसको समझते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ क्या था, मगध में पड़ा था अकाल पड़ा। तो जैन में जो है, जैनियों में स्थूलभद्र और भद्रबाहु दो महत्वपूर्ण भिक्षु थे। स्थूलभद्र ने कहा कि जो है हम लोग यहीं मगध में रहेंगे, इस अकाल के दौरान भी मगध में रहेंगे। और भद्रबाहु ने कहा कि हम लोग जो है, ये लोग दक्षिण भारत में चले गए। और जो मगध में रहने वाले, इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किया। ये क्या कहलाएं, श्वेतांबर कहलाएं। और भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण चले गए, वो लोग दिगंबर कहलाएं। समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं दिगंबर किससे संबंधित है, किधर चले गए थे भद्रबाहु, कहाँ गए थे, दक्षिण में गए थे ना, इसलिए दक्षिण भारत से संबंधित है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। आइए जल्दी से देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मगध क्षेत्र में अकाल पड़ा। इस समय जैन संप्रदाय के प्रमुख भद्रबाहु थे। भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण चले गए। स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ मगध में रुके। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करना प्रारंभ कर दिया, इसी कारण श्वेतांबर कहलाए। भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। जैन धर्म का श्वेतांबर तथा दिगंबर में ये विभाजन हुआ था जब पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा आयोजित की गई थी। श्वेतांबर जैनियों को क्या कहते हैं, यज्ञ आचार्य था, साधु कहा जाता था। दिगंबर जैनियों को झुल्लक, एल्लक और निर्ग्रंथ कहा जाता था। श्वेतांबर अनुयायी भोजन को आवश्यक समझते थे श्वेतांबर अनुयायी, जबकि दिगंबर अनुयायी मानते थे ज्ञान की प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक है। श्वेतांबर मत के अनुसार महावीर स्वामी का विवाह हुआ और पुत्री भी उत्पन्न हुई। दिगंबरों का मानना है वह अविवाहित थे। श्वेतांबर मानते थे कि 19वें जो तीर्थंकर है मल्लिकानाथ स्त्री थे, जबकि दिगंबरों के अनुसार वो पुरुष थे। श्वेतांबर दिगंबर समझे, दिगंबर कहाँ चले गए थे, दक्षिण चले गए थे। श्वेतांबर मगध में रुक गए थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत के मंत्री लॉर्ड बिरकेनहेड इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल के सदस्य थे। ऑप्शन ए लिबरल पार्टी, बी लेबर पार्टी, सी कंजर्वेटिव पार्टी, डी इनमें से कोई नहीं। इसको समझते हैं। 1919 में आया था भारत शासन अधिनियम। इसमें प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद जो है इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग बनेगा।
मतलब 19 के 10 वर्ष बाद होगा 1929। अब 1929 में बनेगा, उस समय इंग्लैंड में चुनाव होगा। अभी है क्या कि सरकार यहाँ चल रही है कंजर्वेटिव पार्टी की, तो इनको लग रहा था जब 1929 में चुनाव होगा तो यहाँ पर जो है लेबर पार्टी की सरकार बन जाएगी। और इतने महत्वपूर्ण आयोग की नियुक्ति में लेबर पार्टी के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लेबर पार्टी के बहुत से जो राजनीतिक हैं वो भारत के प्रति बहुत अच्छी भावना रखते हैं। अतः इन्होंने कंजर्वेटिव सरकार ने कहा कि हम जो है 29 तक की प्रतीक्षा न करके 2 वर्ष पहले ही 1927 में जो है साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन नियुक्त कर दिया। और उस समय सरकार थी कंजर्वेटिव पार्टी की, और जो भारत सचिव थे लॉर्ड बिरकेनहेड, वो भी कंजर्वेटिव पार्टी से ही थे। इसलिए विकल्प सी इसमें सही है। आइए इसको तेजी से देख लेते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष के बाद भारत में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की दिशा में किए गए कार्यों की समीक्षा के लिए एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही 8 नवंबर 1927 को कमीशन की नियुक्ति कर दी। 1929 में ब्रिटेन में आम चुनाव होने वाले थे। सरकार को आशंका थी कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार भारत समर्थक सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है। लॉर्ड बर्कनहेड कंजर्वेटिव पार्टी के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। 8 नवंबर 1927 को गठित भारतीय संवैधानिक आयोग, इसे कहते हैं इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, की अध्यक्षता जॉन साइमन को अध्यक्ष बनाया गया तथा अध्यक्ष सहित कुल उसमें 7 सदस्य थे। आइए देखते हैं किस किस पार्टी के थे। अध्यक्ष थे जॉन साइमन लिबरल पार्टी के, ये भी कंजर्वेटिव में नहीं थे। सदस्य मिस्टर बाथम कंजर्वेटिव पार्टी, स्टेथा कोना कंजर्वेटिव पार्टी, लेन फोर्स कंजर्वेटिव पार्टी, कैडमैन कंजर्वेटिव पार्टी। 1 2 3 4 7 में 4 माने बहुमत रहा। इटली लेबर पार्टी के थे। बर्नोन हार्टसोन लेबर पार्टी के थे। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर किसी भी भारतीय सदस्य को इसमें सदस्य नहीं बनाया गया। प्रश्न एक बार पूछा गया किसके सुझाव पर जो है साइमन कमीशन में किसी भारतीय को सदस्य नहीं बनाया गया था। लॉर्ड इरविन के। प्रजाति विभेद का साक्षात उदाहरण, इसलिए भारतीयों ने इसको श्वेत कमीशन कहा। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा, तो इसका स्वागत काले झंडे, विरोध प्रदर्शनों, साइमन गो बैक के नारों से हुआ, क्योंकि उसमें कोई भारतीय था ही नहीं। ये था जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अगले प्रश्न चलते हैं। द नवाब नामक प्रसिद्ध नाटक किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन है अल्मेडा, बी फ्रूट, सी वर्नियर, डी पेल्सार्ड। द नवाब जो है ये नाटक लिखे हैं एक अंग्रेज हैं, सैमुअल फ्रूटे हैं। एक हास्य नाटक है, व्यंग है नाटक है, जिसमें एक व्यक्ति हैं जो संसद का सदस्य बनना चाहते हैं। वो भारत में सेवा दिए हैं, बंगाल की लूट में सम्मिलित हुए हैं, उसी पैसे से संसद का सदस्य बनना चाहते हैं, उसी का वर्णन है सैमुअल फ्रूटे। इसमें विकल्प में बी में देखिए क्या लिखा है, फ्रूट लिखा हुआ ना, यही ऑप्शन इसमें सही है। आइए देख लेते हैं। द नवाब अंग्रेजी लेखक सैमुअल फ्रूटे द्वारा लिखा गया एक हास्य नाटक है। इसका पहला प्रदर्शन 29 जून 1772 में हेमार्केट थिएटर में किया गया। एक धनी नवाब हैं सर मैथ्यू माइट, भारत से इंग्लैंड लौटता है और ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में अपनी जगह खरीदने की कोशिश करता है। जीत तो पाएगा नहीं, इसलिए वो खरीदना चाहता है। वह बंगाल की लूट का इस्तेमाल एक पुराने परिवार में शादी करने के लिए करना चाहता था और भ्रष्ट तरीके से ब्रीबेयम के निर्वाचन क्षेत्र के लिए संसद का चुनाव खरीदना चाहता था। यही पर एक व्यंग्यात्मक नाटक है द नवाब। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 21 है, अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान के रूप में दिया? ए है अर्जुन देव, बी है गुरु रामदास, सी है गुरु अमरदास, डी है गुरु अंगद देव।
देखिए अकबर के समय जो चौथे गुरु थे, चौथे गुरु कौन थे? रामदास। यानी रामदास को उन्होंने 500 बीघा जमीन दी। यहीं पर उन्होंने जो है अमृतसर की स्थापना की। अमृतसर, इसको पहले रामदासपुर कहा जाता था, क्योंकि रामदास द्वारा एक जो अमृत सरोवर का निर्माण कराया गया था, किसका? अमृत सरोवर का निर्माण कराया गया था। इसी से जो है इस स्थान का नाम अमृतसर पड़ गया। और इसी अमृतसर में जो है हर मंदिर या स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है अर्जुन देव द्वारा, किसके द्वारा? अर्जुन देव द्वारा करवाया गया। अर्जुन देव को अकबर ने 5 कुंतल सोना दिया गया था। इसी 5 कुंतल सोने से उन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया है। तो इसमें है 500 बीघा किसको दिया गया है? रामदास को। ऑप्शन बी सही है। अगर ये पूछे स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो अर्जुन देव ने करवाया है। आइए इसको समझते हैं। गुरु रामदास 1574 से 1581 सिखों के चौथे गुरु थे। वह अकबर के समकालीन थे। अकबर उन्हें 500 बीघा जमीन दान दी, जहां पर 1574 में अमृतसर शहर की स्थापना कराई। इसे पहले रामदासपुर नाम से जाना जाता था। शहर का नाम बाद में अमृत सरोवर से लिया गया, जो एक पवित्र झील थी जिसे गुरु रामदास ने बनवाया। उन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाया। गुरु पद को पैतृक बना दिया। किसने? रामदास ने। अर्जुन देव को सच्चा बादशाह, गुरु अर्जुन देव की उपाधि थी सच्चा बादशाह। वही भी अकबर के समकालीन थे। 1589 ईस्वी में उन्होंने अमृत सरोवर के मध्य हर मंदिर साहब गुरुद्वारे या स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। अकबर ने गुरु को, अर्जुन देव को 5 कुंतल सोना दिया था। इसी सोने का प्रयोग स्वर्ण मंदिर में हुआ है। इसकी पहली ईंट कादरी संप्रदाय के संत मियां मीर ने उद्घाटन किया था स्वर्ण मंदिर का। और अर्जुन देव ने तरन तारण, करतारपुर, गोविंदपुर नामक नगर भी स्थापित किए या बसाए। समझ गए? आगे चलें। क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? समझ रहे हैं? ऑप्शन ए पैसरा है, बी बघोर है, सी सेनुआर है, डी सराय नार है। इसमें देखिए जो सेनुआर है ये मध्य गंगा घाटी में है, यही नवपाषाणिक स्थल है। और ये जो है ये तीनों जो है मध्य पाषाणिक स्थल हैं। समझ गए? आइए देखते हैं ऑप्शन सी इसमें सही है। मध्य गंगा घाटी में नवपाषाणिक स्थल है चैचर, सेनुआर, ताराडीह, चिराद और सिंहभूमि हैं। पैसरा, बागो, सरायनहर मध्य पाषाण काल के स्थल हैं। समझ गए? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 23, सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि से नवाजा? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी है बलबन, सी इल्तुतमिश, डी है रजिया। किसको दिया था? सबसे पहले 1229 ईस्वी में बगदाद के जो अब्बासी खलीफा थे उन्होंने मान्यता प्रदान की थी, मान्यता पत्र दिया था, मानद पत्र दिया था, मानाभिषेक दिया था। किसको? इल्तुतमिश को वैधानिकता प्रदान की थी। और यह उपाधि नासिर अमीन उल मोमिनीन, मतलब खलीफा का दाहिना हाथ की उपाधि सबसे पहले इल्तुतमिश ने ही ग्रहण की थी। इसलिए ऑप्शन सी इसमें सही है। इसको और स्पष्ट समझना है और ज़्यादा तो प्लेलिस्ट पीजीटी पे जाइए। वर्ष 2002 के क्वेश्चन क्लास नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए, आपकी स्पष्टता और बढ़ेगी। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता रहता है। प्रश्न नंबर 24 है, मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया था। यह स्पष्ट रूप से उसके समय किस अभिलेख में उल्लिखित है? अशोक के समय सभ्य, मनुष्य, पजाममा, सभ्य,
मनुष्य, सभ्य मनुष्य, प्रजा ममा मतलब सभी मनुष्य हमारी संतान हैं। वो पूछ रहा कहाँ कहा गया, ऑप्शन है कलिंग शिलालेख बी है शिलालेख 13वां शिलालेख फर्स्ट स्तंभलेख फर्स्ट। एक शिलालेख है जौगढ़ और धौली। जौगढ़ और धौली में 14 लेख नहीं है, उसमें 11, 12 और 13 वाला जो लेख है वो मिसिंग है। उसके स्थान पर 2 जो है पृथक अभिलेख हैं, जिसको कहते हैं पृथक कलिंग प्रलेख। समझ क्या कहते हैं, पृथक कलिंग प्रलेख। उसी पृथक कलिंग प्रलेख में ये कहा गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। जिस तरह से मैं अपनी संतानों के कल्याण के लिए कामना करता हूँ, उसी तरह से अपनी संपूर्ण प्रजा सभी मनुष्य के लिए करता हूँ। यह किसमें कहा है, कलिंग शिलालेख में, इसलिए ऑप्शन ए इसमें सही है। समझ गए। आइए देखते हैं। धौली उड़ीसा के पुरी जिले में, जौगढ़ उड़ीसा के गंजाम जिले में है। इन दोनों शिलालेखों में 11, 12, 13 लेख उत्कीर्ण नहीं है। उसके स्थान पर 2 नए लेख उत्कीर्ण से पृथक कलिंग प्रलेख कहा जाता है। प्रथम पृथक कलिंग प्रलेख में कलिंग राज के प्रति अशोक की शासन नीति बताई गई। नगर के न्यायाधीशों को निष्पक्षता से न्याय करने को कहा गया है। मनुष्यों का कारण कैद या यातना न दी जाए, इसके देखने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष धम्म महामात्र भेजे जाएंगे, जो उज्जैन और तक्षशिला में प्रत्येक 3रे वर्ष जाएंगे। यही अशोक कहता है सभी प्रजा मेरी संतान है। जिस तरह मैं अपनी संतान के लिए इहलोक और परलोक के सुख की कामना करता हूँ, उसी तरह मैं सभी मनुष्यों के लिए करता हूँ। समझ गए। और द्वितीय पृथक कलिंग प्रलेख, इसमें अशोक सीमांत प्रदेश की अभिजित जातियों पर अपनी नीति घोषणा करता है। वह सम्राट से डरे नहीं, उसमें विश्वास रखें, उससे सुख की प्राप्ति होगी, दुख नहीं होगी। किससे कहते हैं, अभिजित जातियों पर। इसी लेख में अशोक कहता है सभी मनुष्य मेरी संतान है, सभ्य मनुष्य प्रजा ममा। समझ गए। यही बताता है कि जो अशोक का शासन था वो पितृवत शासक था। जैसे एक पिता अपने पुत्र की उन्नति के लिए इहलोक परलोक में प्रयास करता है, वैसे अशोक अपनी प्रजा की उन्नति के लिए प्रयास करता था। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 25। हर्षचरित्र के किस अध्याय में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? नंबर 1 है अध्याय 2 में, बी है अध्याय 4 में, सी है अध्याय 7 में, डी है अध्याय 8 में। हर्षचरित्र किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। कादम्बरी भी लिखा है बाणभट्ट ने। हर्षचरित्र में कुल 8 अध्याय हैं। समझ रहे हैं। और 8वें अध्याय में जिसमें यह वर्णन है कि राजश्री कन्नौज के कारागार से भाग के जंगल में जाती हैं, भिक्षु दिवाकर मित्र के साथ से खोजा जाता है। वहाँ धार्मिक संप्रदाय आए ना, बौद्ध भिक्षु, समझ रहे हैं, उनकी बात होती है। उसके बाद जो है वो सती होने का प्रयास करती हैं, हर्ष रोकता है। बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती हैं, हर्ष मना करता है। उसके बाद वह उनको लेकर आता है। यहीं पर जो है हर्षचरित्र का विवरण खत्म हो जाता है, 8वां अध्याय पूरा हो जाता है। और इसलिए विकल्प उसमें डी सही है। आइए देख लेते हैं। हर्ष के दरबारी बाणभट्ट की रचना है। हर्षचरित्र में 8 उच्छ्वास या अध्याय हैं। प्रथम 3 अध्यायों में बाणभट्ट ने अपनी आत्मकथा लिखी है। शेष 5 अध्यायों में हर्षवर्धन के जीवन चरित्र को लिपिबद्ध किया गया है। बाणभट्ट का जन्म सोन नदी के तट पर हुआ था। दूसरे अध्याय में बाणभट्ट ने हर्ष के साथ स्वयं की भेंट का वर्णन किया है। हर्ष से उसकी भेंट सर्वप्रथम अचिरावती नदी माने ताप्ती नदी के तट पर मणितारा जयस्कंधवार में हुई थी। हर्षचरित्र के अध्याय 8 में विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न संप्रदायों का वर्णन है। अध्याय 8 में विंध्य यारवी तथा दिवाकर मित्र के आश्रम का सुंदर चित्रण है। जब राजश्री कन्नौज के कारागार से निकलकर सती होने के लिए विंध्य के जंगलों में चली गई, यह वृत्तांत सुनकर हर्ष माधव गुप्त के साथ राजश्री की खोज में विंध्य वन की ओर जाता है। हर्ष बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से राजश्री का पता उसमें लगाया जब वो चिता बनाकर सती होने ही जा रही थी।
राजश्री ने हर्ष से भिक्षुणी बनने की अनुमति मांगी, परंतु दिवाकर मित्र ने उनकी सहमति नहीं दी। राजश्री को समझाकर हर्ष अपने साथ वहां से ले गया। यहीं से हर्षचरित का 8वां अध्याय समाप्त हो जाता है। समझ गए, यहीं तक हर्षचरित का विवरण है। ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास हर्षचरित को माना जाता है। ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास। कादंबरी भी इनकी रचना बाणभट्ट की है, लेकिन कादंबरी की रचना पूर्ण होने से पूर्व उनका निधन हो गया था। उनके पुत्र थे भूषण भट्ट, उन्होंने कादंबरी को पूर्ण किया है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, हर्षचरित से संबंधित कतिपय सूचनाएं का उल्लेख अपने ग्रंथ में राजतरंगिणी में कल्हड़ ने किया है। वहां से सूचनाएं ली है हर्षचरित से और राजतरंगिणी में वर्णन किया है। हम लोगों ने जो है वर्ष 2021 का पीजीटी का जो प्रश्न आए थे उसमें 25 प्रश्नों पर डिस्कशन कर लिया है। निश्चित तौर पर आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। आप अपने लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य दीजिए। आप लोग क्लास में पूरी तरह से बने रहें, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में अतिशीघ्र फिर से मुलाकात होती है।